हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वी के सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पिछली क्लास में बात किए हैं माइट के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं विल और सेल के बारे में। दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आने वाला हर एक कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। दोस्तों, हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और जैसे कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में विल सेल को आज जानेंगे। जैसा कि हम प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में हम जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें फ्यूचर में जब हम टेंस की बात करेंगे तो हम विल और सेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के रूप में विल सेल का प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में हम जानते हैं जैसा कि आई और वी हमारा क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारा क्या आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, सी, इट, दे, और किसी व्यक्ति का नाम। ये जो होते हैं हमारे, ये क्या आते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। तो हम जान लिए होंगे। जब हम बात विल और सेल की करेंगे तो दोस्तों, विल सेल में हम जानेंगे कि जब हम विल सेल की बात करेंगे तो सेल जो होता है वो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं। ये क्या है? हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है। और जो हम विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग हम ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जैसे यू हुआ, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, और नाम अगर आता है तो, और नेम जब होता है कोई व्यक्ति का तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जाने, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी के साथ करते हैं, और विल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करते हैं। जैसे कि दोस्तों, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन कौन से? आई और वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल तथा सेकंड एवं थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, सेकंड और थर्ड कौन है? सेकंड हमारा यू है, और थर्ड हमारे कौन से हैं? ही, सी, इट, दे, और नेम भी होता है। नाम जो आते हैं वो क्या होते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन। हमारा रूल्स क्या कहता है? सेकंड एवं थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। जैसे कि दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वी सेल, तो वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो हम वी सेल, तो सेल उसके साथ हमने क्या बताया? वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन
के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा क्या है, आई और वी। तो यहाँ पर क्या आया, वी, और वी के साथ हमने क्या प्रयोग किया, सेल। वी सेल गेट प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी हम सब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो क्या हुआ, हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। ये हमारा हिंदी अनुवाद है। दूसरा एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स विल वर्क हार्ड, यानी सभी विद्यार्थी करेंगे क्या, कठिन परिश्रम, फॉर सक्सेस इन एग्जाम, यानी सभी विद्यार्थी एग्जाम में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। तो यहाँ पर क्या, ऑल स्टूडेंट्स हमारा क्या आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। मैंने बोल दिया कि आई वी जो होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, और यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, से सभी हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स विल वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन एग्जाम, यानी सभी विद्यार्थी ही कठिन परिश्रम करेंगे, फॉर सक्सेस इन एग्जाम्स, यानी सभी प्रतियोगी छात्र जो होंगे वो सभी प्रतियोगी छात्र जो होंगे तैयारी करेंगे किसके लिए, एग्जाम में सफल होने के लिए। ही विल पॉन्डर अबाउट यू, वह ही विल, तो ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ही के साथ क्या है, विल। तो ही विल पॉन्डर, यानी वह विचार करेगा, अबाउट यू, आपके बारे में। तो हम समझ गए होंगे कि हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ या थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग होता है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग होता है। दोस्तों हम समझ गए होंगे, और ये भी जान लिए होंगे कि हम पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसमें आई वी आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिसमें यू आता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट एम दे आता है। और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों हमारा अब हम रूल बनाएंगे फर्स्ट, और सेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सेल की बात करेंगे। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है, यानी हम अभी पीछे जाने हैं कि सेल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई वी, और हम इनके साथ क्या प्रयोग करते हैं, सेल का। तो इसमें हमने क्या रूल फर्स्ट में बनाया, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है, यानी यदि हम ऐसा करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, यदि हम सेल का प्रयोग करते हैं तो ये हमको क्या दर्शाता है, फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है। लेकिन जब हम यही सेकंड एवं थर्ड पर्सन प्रोनाउन या नाउन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इसका सीसी सेल का प्रयोग हम जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ करते हैं, जैसे यू और ही सी इट और दे, या नाउन कोई नाम या कोई व्यक्ति का नाम आता है या किसी प्रकार का नाउन आता है, तो उसके साथ अगर हम सेल का प्रयोग करते हैं तो ये कैसा भाव देता है, प्रॉमिस यानी किसी वायदे की बात करेगा, या डिटर्मिनेशन यानी प्रतिबद्धता की बात करेगा, या थ्रेट या वार्निंग यानी धमकाना या वार्निंग यानी चेतावित करने का भाव प्रकट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको बेटर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आई सेल, देखा मैंने, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई सेल गो टू मार्केट टुमारो, यानी आई सेल गो टू यानी मैं जाऊंगा कहाँ, मार्केट, कब, टुमारो यानी कल मैं मार्केट जाऊंगा। तो आई सेल गो टू मार्केट टुमारो, तो ये हमारा क्या दिखाया, फ्यूचर एक्शन को। यानी फ्यूचर एक्शन को कैसे हम जाने, क्योंकि आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, यानी आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। और सेल का जब प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ तो ये हमारा क्या दिखाता है, फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, फ्यूचर एक्शन को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि आई के साथ सेल का प्रयोग किया और आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहीं पर अगर हम देखते हैं ही सेल,
दोस्तों ही हमारा क्या, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और ही के साथ हम क्या करते हैं, अगर इसको नॉर्मली अगर बनाएं फ्यूचर एक्शन के भाव में तो ही के साथ विल को आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखें कि ही के साथ सेल का प्रयोग हुआ, तो यानी ही सेल पे, यानी ही सेल पे यो ऑन मंडे, यानी वो आपको दे देगा या आपको चुका देगा ऑन मंडे, यानी कब, मंडे को। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस, यहाँ पर कुछ देने की बात कर रहा है या कुछ चुकाने की बात कर रहा है, और वो चुकाता कैसे, किस रूप में है, प्रॉमिस यानी वायदे के रूप में। तो ही सेल पे यू ऑन मंडे, यानी वह आपको चुका देगा मंडे तक, तो मंडे को चुका देगा। तो यहाँ पर हम क्या देखें, पे का सेल का रूप जो भाव है ये प्रॉमिस के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। ही सेल वर्क हार्ड, ही हमने यहाँ पे देखे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का प्रयोग हुआ। ही सेल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, यानी वह वर्क हार्ड करे, यानी वो वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करेगा, टू अचीव सक्सेस यानी सफलता को प्राप्त करने के लिए वह कठिन परिश्रम करेगा। तो यहाँ ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जब सेल का प्रयोग हुआ तो ये भाव किस रूप में आएगा, डिटर्मिनेशन के रूप में, यानी प्रतिबद्धता के रूप में, यानी ये प्रतिबद्धता अपनी दिखा रहा है कि वह कठिन परिश्रम करेगा, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए वह कठिन परिश्रम करेगा। और अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एनीवन फाइंड इन्वॉल्व्ड, यानी कोई भी पाया जाएगा, इन्वॉल्व यानी कोई भी शामिल पाया जाएगा, शेल बी पनिश्ड यानी कोई भी शामिल पाया जाएगा तो उससे दंड दिया जाएगा। तो ये क्या है, थ्रेट या वार्निंग है, यानी कोई भी अगर शामिल होगा, यानी कोई गुनाह वगैरह तो शामिल होगा, यानी एनीवन फाइंड इन्वॉल्व्ड शेल बी पनिश्ड, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर एनीवन, तो एनीवन जो है फाइंड इन्वॉल्व्ड शेल, तो ये हमारा क्या है, ये से थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, जनरली तो हम विल का प्रयोग करते अगर हमको फ्यूचर एक्शन दिखाना होता, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, थ्रेट या वार्निंग का भाव दे रहा है, इसलिए हम सेल का प्रयोग किए हैं। शेल बी पनिश्ड यानी उसे दंडित किया जाएगा। यू शेल बी ट्रांसफर्ड, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, यदि आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये भी वार्निंग या थ्रेट है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या है, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जनरली यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन होना क्या चाहिए था, विल का प्रयोग, और विल का प्रयोग होता तो क्या होता, फ्यूचर एक्शन को दिखाता, लेकिन यहाँ पर शेल का प्रयोग करके क्या दिखाता है कि यह वार्निंग या थ्रेट को दर्शाता है। यहाँ पर ही विल प्ले हॉकी, ही यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इसके साथ विल का प्रयोग हुआ, तो हमने क्या जाना, ही विल प्ले हॉकी यानी वो हॉकी खेलेगा। तो ये फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, क्योंकि फ्यूचर एक्शन इसलिए दिखाता है, ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो क्या हुआ, फ्यूचर एक्शन हुआ। हम समझ गए कि वह हॉकी खेलेगा। इस तरह से हम जान गए कि शेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ किया जाता है, अपितु अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं तो वो किस का भाव देता है, प्रॉमिस यानी वायदा का, या तो डिटर्मिनेशन प्रतिबद्धता का, थ्रेट या वार्निंग का भाव देता है। और जनरली दोस्तों आजकल मॉडल इंग्लिश ग्रामर में इसमें कोई भेद बेसिकली रह नहीं गया है, लेकिन हम अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को ही फॉलो करेंगे। तो हम समझ गए होंगे कि आई वी ही सी इट और ही सी इट और यू और प्लस नाउन, ये इत्यादि मतलब आई वी को छोड़ करके से सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और आई वी के साथ शेल का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों का भाव फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है, लेकिन अगर इनके क्रमागत में अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाता है तो हमारा रूप चेंज होता है, तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग का भाव देता है।
और हम समझ गए होंगे दोस्तों। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले लें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है कि सेकंड एवं थर्ड पर्सन प्रोनाउन या नाउन के साथ सेल का प्रयोग डिटर्मिनेशन मैंने पिछले बताया है अभी कि डिटर्मिनेशन यानी प्रतिबद्धता और कंपल्सन यानी अनिवार्यता और बाइंडिंग्स मतलब बाध्यता एवं फोर्स भी क्या होता है, एक तरह से फोर्स करना और का प्रभाव व्यक्त करता है। यानी सेल का प्रयोग अगर हम थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं तो डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, बाइंडिंग्स और फोर्स का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यू शेल गो टू मीट हिम टुमारो, यानी यू शेल गो टू मीट हिम टुमारो, यानी यू शेल गो टू आप जाओगे, टू मीट मिलने के लिए, टुमारो यानी कल आप उनसे मिलने के लिए जाओगे। तो ये कैसा वाक्य है? यू, अगर इसको हम तो अगर तोड़ते हैं या इसको थोड़ा और सरल करने का प्रयास करेंगे, यू आर इंस्ट्रक्टेड, यानी आपको निर्देशित किया गया है टू गो टू एंड मीट हिम, यानी आप जाओ और उनसे मिलो। तो दोस्तों जहाँ पर इंस्ट्रक्टेड होता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्ट करा जाता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, अनिवार्यता होता है। यदि कोई निर्देश देता है, इंस्ट्रक्टर माने क्या होता है, निर्देश देना। और जब निर्देश देना होता है यानी कोई हमको अगर निर्देश देगा, तो अगर निर्देश देगा यानी हमारा बॉस अगर हमको निर्देश देगा तो हमारे लिए वो करना अनिवार्य हो जाता है। तो जैसे तो इसके लिए क्या हुआ, यू शैल गो टू, तो हमने वैसे तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करते, लेकिन जब इसको अनिवार्य बनाना है तो यू शैल गो टू मीट हिम, यानी यू शैल गो टू मीट हिम, आप जाओगे, टू मीट हिम आप उनसे मिलने जाओगे कल, यानी कल आप उनसे मिलने जाओगे। तो यह क्या किस प्रकार का वाक्य है, एक कंपल्सन यानी अनिवार्य रूप में कार्य करने का वाक्य है। शी शैल कंप्लीट हर वर्क बाय टुमारो, यानी वह कल तक अपना कार्य कंप्लीट कर लेगी। तो शी हैज टू कंप्लीट, यानी उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, हर वर्क बाय टुमारो, यानी उसको अपना कार्य पूरा करना पड़ेगा, बाय टुमारो यानी कल तक उसको अपना पूरा कार्य करना पड़ेगा। बाय का मतलब यहाँ तक दोस्तों, तक मतलब वहाँ तक, मतलब टुमारो यानी कल तक मतलब है। और उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे कि सेकंड एवं थर्ड पर्सन के साथ शेल का प्रयोग डिटर्मिनेशन और कंपल्सन, बाइंडिंग्स एवं फोर्स का भाव भी व्यक्त करता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाहें ले लें। हमारा नेक्स्ट यूज है 3, शेल नॉट का प्रयोग सेकंड एवं थर्ड पर्सन के साथ प्रोहिबिशन यानी निषेध को व्यक्त करता है, यानी किसी चीज़ को मना करने में या निषेध करने में व्यक्त करता है। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे यू शैल नॉट मीट हिम, आप उनसे नहीं मिलोगे, यानी आप उनसे नहीं मिलोगे। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोहिबिशन है यानी निषेध है कि आप उनसे नहीं मिलोगे। ये आपके लिए क्या है, प्रोहिबिशन है। नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, ये भी क्या है, प्रोहिबिशन है। क्यों? क्योंकि नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, कोई भी, नोबडी यानी कोई भी टेबल के ऊपर नहीं लिख सकता, ये भी क्या है, प्रोहिबिशन है। शी शैल नॉट अटेंड द पार्टी, शी शैल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी, यानी वह रात की पार्टी को अटेंड नहीं करेगी, यानी शी शैल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी, यानी वह, इसको भी क्या है, एक प्रोहिबिशन है क्योंकि वह रात की पार्टी को अटेंड नहीं करेगी। नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, यानी कोई भी टेबल के ऊपर नहीं लिखेगा। यू शैल नॉट मीट हिम, आप उनसे नहीं मिलोगे।
तो इसमें हम तीनों में क्या देखें, प्रोहिबिशन का भाव है, क्योंकि यू शेल नॉट मीट हिम, आप उनसे नहीं मिलोगे। नोबडी शेल राइट ऑन द टेबल, यानी कोई भी टेबल पर नहीं लिखेगा, ये भी क्या है, निषेध है। सी शेल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी, यानी सी शेल नॉट अटेंड, वह नहीं करेगी द नाइट पार्टी, यानी अटेंड जो है, अटेंड अटेंड नहीं करेगी कौन सी, नाइट पार्टी। तो इस हम तीनों में क्या देखते हैं कि प्रोहिबिशन का भाव देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों में एक तरह से निषेध की भाव व्यक्त होता है। और हमने क्या देखा है कि यू के साथ सेल का प्रयोग हुआ, नोबडी के साथ सेल का प्रयोग हुआ, सी के साथ सेल का प्रयोग हुआ। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रोल 4 है, जिसमें हम जानेंगे कि सेल का फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में प्रयोग, यानी ये इसका प्रयोग, जैसे सेल का प्रयोग हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ तो होता ही है, लेकिन जब हम सेल का प्रयोग एक प्रश्न के रूप में करेंगे और वो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, तो ऐसा भाव कैसा दिखेगा, दूसरे की या तो इच्छा जानना होगा या अपनी सेवाएं खुद उस दूसरे को देनी होती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सेल को फर्स्ट पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सेल आई ओपन द डोर, यानी सेल आई ओपन द डोर, यानी आई पूछ रहा है कि क्या मैं दरवाज़ा खोल दूं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक तो आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ सेल का प्रयोग हुआ। और सेल का प्रयोग किस रूप में हुआ, क्वेश्चन मार्क के रूप में हुआ, और क्वेश्चन के रूप में हुआ। और इसमें ये सामने वाले की क्या है, इच्छा को भी जानना चाहता है और दरवाज़ा ओपन करके अपनी सेवाओं को भी देना चाहता है। यानी वह सेवा क्या देना, किस रूप में देना चाहता है, कि वह दरवाज़ा किसी के लिए ओपन करना चाहता है। तो ये क्या हो गई, सेवा। और ये पूछ रहा है, तो यानी सामने वाले की इच्छा भी जानना चाहता है कि वो उनको दरवाज़ा खुला पसंद है या बंद पसंद है। तो ऐसे हम समझने का प्रयास करते हैं। शेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ। शेल आई थ्रेड द निडल फॉर यू, यानी क्या मैं आपके लिए सुई में धागा डाल दें, यानी थ्रेड माने धागा डालना और निडल मतलब सुई। तो क्या होता है, शेल आई थ्रेड, यानी क्या मैं आपके लिए, शेल आई थ्रेड द निडल फॉर यू, यानी क्या मैं आपके लिए सुई में धागा डाल दूं। यहाँ पर भी सेवाएं देने का भाव करता है और एक तरह से सामने वाले की इच्छा भी जानना चाहता है। तो हम क्या देखते हैं, शेल का प्रयोग हम क्वेश्चन के रूप में किए हैं। शेल आई कैरी दिस बॉक्स, शेल आई कैरी दिस बॉक्स इनटू द रूम, क्या मैं फॉर यू, यानी शेल आई कैरी दिस बॉक्स इनटू द रूम फॉर यू, क्या मैं आपके लिए आपके रूम में बॉक्स को रख दूं या कैरी मतलब रख दूं, यानी शेल आई कैरी दिस बॉक्स, क्या मैं इस बॉक्स को आपके रूप में रख दें आपके लिए। तो इसमें भी क्या है कि वह आई जो है ये क्या है, एक तो इच्छा भी जानने का प्रयास कर रहा है, दूसरी अपनी बॉक्स को उनके रूम में पहुंचाने के रूप में ये क्या है, सेवा भी दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देखें, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का रूप प्रयोग हुआ है, लेकिन किस रूप में, एक क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में प्रयोग हुआ है। शेल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी सहायता कर दूं। तो शेल आई असिस्ट यू, यहाँ पर भी शेल का प्रयोग हुआ है। दोस्तों उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट यूज है रूल नंबर 5, शेल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ एक नाउन के साथ दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने को व्यक्त करता है। यानी हम यहाँ पर जानेंगे कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार या उसके अनुरूप कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। शैल रहीम वेट फॉर यू, क्या रहीम आपके लिए इंतज़ार करे? तो दोस्तों, जैसे कि रहीम वेट फॉर यू, अगर हम इसको लिटरल मीनिंग निकालें तो डू यू वांट हिम, यानी क्या आप चाहते हो कि वह टू वेट फॉर यू, यानी आप उसके लिए चाहते हो कि वह आपका इंतज़ार करे। और सेल द मैसेंजर वेट आउटसाइड, यानी डू यू वांट द मैसेंजर टू वेट आउटसाइड, यानी क्या आप चाहते हैं कि जो संदेशवाहक है वो बाहर आपका इंतज़ार करे। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जो यू चाहेगा तो रहीम वेट करेगा, यदि यू चाहेगा तो मैसेंजर वेट करेगा। यानी क्या है, मैसेंजर और रहीम दोनों यू के अनुसार कार्य करते हैं, करेंगे। अगर मैसेंजर चाहे यू चाहेगा तो रहीम वेट करेगा, अगर यहाँ पर यू चाहेगा तो मैसेंजर वेट करेगा। हम समझ गए होंगे। और दोस्तों, अभी भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, हम अभी तक सेल के बारे में जाने थे, अब जानेंगे विल के बारे में। आप लोग हेडिंग बना लीजिए विल और रोल नंबर उसका 1 डाल लीजिए। विल का प्रयोग सेकंड एवं थर्ड पर्सन यानी सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है, जबकि मतलब सेकंड एवं एंड थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है, जबकि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है। मैंने थ्रेट के में बताया था, धमकाना, वार्निंग मतलब वार्निंग चेतावनी देना, और प्रॉमिस मतलब वादा करना, और डिटर्मिनेशन मतलब प्रतिबद्धता जाहिर करना। ही विल गो टुमारो, यानी ही के साथ ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और उसके साथ हम क्या देखते हैं, विल का प्रयोग होता है। तो ही विल गो टुमारो यानी वह कल जाएगा, यानी क्या है, ये फ्यूचर एक्शन को भाव प्रकट करता है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग हुआ है इसलिए ये फ्यूचर एक्शन को भाव देता है। यू विल वर्क हियर, यानी आप यहाँ काम करोगे, तो ये भी एक फ्यूचर एक्शन का प्रयोग देता है, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम जानते हैं कि विल का प्रयोग होता है। तो हम क्या जाने, दोनों सेंटेंस हमारे फ्यूचर एक्शन को दर्शाते हैं। अब रही बात तीसरे की, आई विल। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई और वी मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और हम फर्स्ट पर्सन के साथ ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम सेल और क्या सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, विल का प्रयोग हुआ है। तो आई विल सी यू, यानी मैं तुमको देख लूँगा। ये क्या है, एक थ्रेट या वार्निंग है, क्योंकि अगर इससे सेल का प्रयोग होता तो ये एक फ्यूचर एक्शन का भाव देता, लेकिन ये हम फिर विल का प्रयोग करके ये थ्रेट या वार्निंग का भाव देता है। क्योंकि मैं तुमको देख लूँगा, यानी या तो वो धमका रहा है या तो वार्निंग चुनौती दे रहा है। आई विल पे ऑन मंडे, यानी मैं मंडे तक चुका दूंगा, तो क्या है, एक ये वायदा है। आई विल अचीव माई गोल, यानी मैं अपना आई विल अचीव माई गोल, यानी मैं अपना गोल अवश्य अचीव करूंगा। तो ये भी एक क्या है, डिटर्मिनेशन यानी प्रतिबद्धता है, किसके प्रति, गोल के प्रति, यानी अपने लक्ष्य के प्रति। आई विल नेवर स्पीक टू हिम, यानी आई विल नेवर स्पीक टू हिम, यानी मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। तो ये भी क्या है, एक डिटर्मिनेशन यानी प्रतिबद्धता है। उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट बताएं। हमारा नेक्स्ट यूज है नंबर 2। विल का प्रयोग प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट के भाव में किया जाता है। हमने क्या देखा था, पीछे क्या देखा था हमने, पीछे हमने देखा था कि विल का अगर कुछ विल का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम फॉर्मल रिक्वेस्ट का भाव नहीं देखने को मिलता था। पीछे हम देखे थे कि जब विल का प्रयोग करते हैं तो
हम डिटर्मिनर वगैरह फोर्स वगैरह देखने को मिला था सेल के में, लेकिन हम विल में क्या देखते हैं कि विल में हम देखते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। जैसे विल यू क्लोज द डोर, क्या दरवाज़ा आप क्या आप दरवाज़ा बंद करोगे? तो ये क्या है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट का भाव, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि विल यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा क्लोज करेंगे? तो ये भी हमारा एक और विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझको एक गिलास पानी ला दोगे? तो दोनों में हम क्या देखने को मिलता है कि हम फॉर्मल रिक्वेस्ट का भाव मिलता है देखने को। और हम समझ गए होंगे कि विल का प्रयोग जब प्रश्न के रूप में प्रयोग करते हैं तब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के भाव में किया जाता है। यदि प्रश्न के रूप में विल का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में किया जाता है, जैसे विल यू क्लोज द डोर, क्या दरवाज़ा बंद कर दोगे? विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास वाटर, यानी क्या हमको एक गिलास पानी ला दोगे? तो दोनों में हम फॉर्मल रिक्वेस्ट का भाव देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा 3, वांट या विल नॉट। और इसको एब्रीवेटर फॉर्म में वांट लिखते हैं और वैसे तो विल नॉट लिखते हैं। और का प्रयोग जब प्रश्न के रूप में किया जाता है तो यह इनविटेशन को व्यक्त करता है। नहीं समझे होंगे, जैसे कि अगर विल वांट या विल नॉट को हम प्रश्न के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम इनविटेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या, तो इसका क्या मतलब है, वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, यानी क्या आप एक एक कप टी पीना चाहेंगे? इसका अर्थ ये है कि आप एक कप टी पीना चाहेंगे। तो ये क्या है, एक इनविटेशन है, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि क्या आप एक कप टी पीना चाहेंगे, एक कप चाय पीना चाहेंगे। वांट यू स्टे फॉर अ डे, क्या एक दिन और रुकना चाहेंगे, यानी वांट यू स्टे फॉर अ डे, आप एक दिन रुकना चाहेंगे। वांट यू मीट हर, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? तो हम दोनों में क्या देखेंगे कि वांट यू मीट हर, यानी आप उससे मिलना चाहेंगे। तो हम तीनों में क्या देखा कि हम इनविटेशन का रूप हमको देखने को मिलता है। क्योंकि वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, यानी आप एक कप टी पीना चाहेंगे। यू स्टे, यानी वांट यू स्टे फॉर अ डे, क्या आप एक दिन और रुकना चाहेंगे। वांट यू मीट यू हर, यानी आप उनसे मिलना चाहेंगे। तो तीनों में हमको क्या देखने को मिला, इनविटेशन। और वांट यू अगर हम क्वेश्चन के रूप में प्रयोग किए हैं, देखें क्वेश्चन मार्क सब में लगा हुआ है, हम क्वेश्चन के रूप में प्रयोग किए हैं तो इसका प्रयोग क्या होता है, इनविटेशन। उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे। और जो कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। रोल नंबर 4, आप जानेंगे रोल नंबर 4। वी विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना यानी प्रोबेबिलिटी व्यक्त करता है। विल नॉट, यानी विल नॉट का अब्रिवेटेड फॉर्म पिछले भी बताया है। वॉन्ट का प्रयोग रिफ्यूजल या इनकार करने हेतु व्यक्त करता है। मैंने पिछले वाले रूल में बताया है कि वॉन्ट का जब प्रश्न के रूप में प्रयोग होता है तब उसका प्रयोग इनविटेशन के रूप में होता है, लेकिन वॉन्ट का जब बीच में प्रयोग होगा सेंटेंस के तो इसका मतलब होगा रिफ्यूजल यानी इनकार करना। एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। ही विल नॉट या ही वॉन्ट, चाहे आप विल नॉट लगाइए चाहे वॉन्ट लगा लीजिए। ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, यानी वह मंजूरी नहीं देगा तुम्हारी छुट्टी की मंजूरी नहीं देगा। कौन, वह। टुडे इज 15 अगस्त, यानी आज 15 अगस्त है। स्कूल विल बी क्लोज्ड, स्कूल बंद होंगे। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है, संभावना नहीं, ये क्या बताया, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की बात करता है कि टुडे इज 15 अगस्त, स्कूल विल बी क्लोज्ड। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यानी आई विल नॉट गो देयर,
मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ही विल बी इन द पार्क, ही विल इन द पार्क, इन द पार्क। ही विल बी इन द पार्क, वह पार्क में हो सकता है। तो ये भी क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो हम समझ गए होंगे कि विल नॉट का प्रयोग जब हम करते हैं तो यानी हम क्या है, रिफ्यूजल यानी इनकार करने के रूप में हम विल नॉट का प्रयोग करते हैं। ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, वह तुम्हारी छुट्टी के लिए मंजूरी नहीं देगा। टुडे इज द 15 अगस्त, स्कूल विल बी क्लोज्ड, यानी आज 15 अगस्त है, स्कूल बंद होंगे। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ही विल बी इन द पार्क, वह पार्क में होगा। ही विल बी इन द पार्क, यानी वह पार्क में होगा। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। हम समझ गए होंगे कि विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ संभावना यानी प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है, किंतु विल नॉट यानी वांट का प्रयोग रिफ्यूजल यानी इनकार करने के रूप में प्रयोग किया जाता है या को व्यक्त करता है। उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर दीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है, विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन या कमांड के लिए भी किया जाता है, यानी निर्देश या आदेश के लिए भी किया जाता है। जैसे ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड, यानी ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड्स। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कैडेट्स यानी जो सैनिक छात्र होते हैं वो कैडेट्स माने सैनिक छात्र, जो ऑल द कैडेट्स जो सभी सैनिक छात्र विल अटेंड द परेड, यानी सभी कैडेट्स अटेंड मतलब अटेंड करेंगे द परेड, परेड को अटेंड करेंगे। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन या कमांड होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा कहने का होता है, वो उसके द्वारा कहा जाता है कि ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड, यानी सभी सैनिक छात्र परेड को अटेंड करेंगे। द गर्ल विल नॉट वियर द शॉर्ट्स, यानी गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं विल नॉट न पहनेंगी, यानी लड़कियां नहीं पहनेंगी, वियर द शॉर्ट्स यानी शॉर्ट्स को नहीं पहनेंगी। ये भी एक तरह क्या है, इंस्ट्रक्शन या कमांड का भाव देता है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच, यानी कहा जाता है कि यू यानी तुम विल डिलीवर तुम डिलीवर करोगे द वेलकम स्पीच, यानी जो स्वागत का जो भाषण है वो तुम डिलीवर यानी दोगे, यानी स्वागत भाषण तुम दोगे। तो हम समझ गए ये भी इंस्ट्रक्शन या कमांड है। तो हमको इससे पता चलता है कि विल का प्रयोग इंस्ट्रक्शन या कमांड के लिए भी किया जाता है। जैसे कि ऑल द कैडेट्स विल अटेंड द परेड, यानी सभी कैडेट्स परेड को अटेंड करेंगे, ये भी एक कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा कहा जाता है। द गर्ल्स विल नॉट वियर द शॉर्ट्स, लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी। यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच, यानी तुम वेलकम स्पीच को डिलीवर करोगे। तो ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन या कमांड, तीनों में हमको देखने को मिलता है। दोस्तों हम समझ गए होंगे, और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों विल का हमारा सिक्स्थ रूल है कि विल के प्रयोग के द्वारा थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत को भी व्यक्त करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विल जो है हमारा थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आता है, लेकिन हम कभी कभी क्या देखने को हमको मिलता है कि विल सेकंड थर्ड पर्सन के साथ आता तो है लेकिन वो सामान्य आदत को भी दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ही विल स्मोक, यानी वह स्मोक करेगा, यानी उसकी आदत है स्मोक करने की, तो वो स्मोक करेगा। स्मोक मीन्स धूम्रपान, यानी वह स्मोक करेगा क्योंकि उसकी आदत है तो वो करेगा। द वोमेन विल नॉट कीप मम, यानी औरतें जो होती हैं
वो कभी जब एक साथ बैठती हैं तो कभी शांत नहीं रहती हैं। तो ऐसे ही बोला, ऐसे ही लिखा है सेंटेंस, द वोमेन विल नॉट कीप मम, यानी औरतें शांत नहीं होंगी। वोमेन का दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वोमेन का प्लूरल जो होता है ओ WOMEN होता है। ओमेन EN लगता है, ये नहीं कि ओमेंस ANS लिख दें, ये याद रखिएगा। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, द गर्ल विल टॉक, यानी लड़कियां जो हैं बातें करेंगी, यानी लड़कियां भी जब आपस में बैठती हैं तो चुप नहीं रहती हैं, वो बातें करती। तो ये इनकी क्या है, हैबिट है। ये द वोमेन विल नॉट कीप फ्रॉम, यानी औरतें शांत नहीं रहेंगी, तो ये भी उनकी क्या है, आदत है। द मिनिस्टर विल कम लेट, यानी जो मंत्री लोग होते हैं वो हमेशा लेट ही आते हैं, तो ये उनकी क्या है, आदत है। तो क्या है, मिनिस्टर विल कम लेट, यानी ये हैबिट है। तो हम समझ गए होंगे कि विल के प्रयोग के द्वारा थर्ड पर्सन में हम सामान्य आदत को भी व्यक्त करता है। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों, और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। जब फ्यूचर टेंस में कोई कार्य टारगेट ऑफ टाइम होता है तो सब्जेक्ट विल शैल, हम स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। कौन सा से, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें दोस्तों हमको क्या देखने को मिलता है, टारगेट ऑफ टाइम। हमारा देश 2050 तक एक विकसित राष्ट्र हो चुका होगा, यानी हमारा टेंस क्या है, हमारा देश 2050 तक एक विकसित राष्ट्र हो चुका होगा। आवर कंट्री विल हैव बीन अ डेवलप्ड नेशन बाय 2050, यानी 2050, यानी आवर कंट्री विल हैव बीन अ डेवलप्ड नेशन बाय 2050। तो हमको क्या देखने मिलता है, टारगेट ऑफ टाइम, इन 2050 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो चुका होगा। अगले सोमवार तक मैं आपसे मिल चुका हूँगा, इसमें भी टारगेट ऑफ टाइम है। कैसे जाने, क्योंकि मैं अगले सोमवार तक है, यानी सोमवार तक एक टाइम हुआ। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, बाय नेक्स्ट मंडे, यानी बाय नेक्स्ट मंडे आई शैल हैव मेट टू यू, यानी आई शैल हैव मेट टू यू, यानी मैं सोमवार तक मैं आपसे मिल चुका हूँगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आई शैल हैव मेट, मैं मिल चुका हूँगा टू यू, आपसे, बाय नेक्स्ट मंडे, मतलब आने वाले नेक्स्ट मंडे तक हम आपसे मिल चुका हूँगा। जैसा कि हम समझ गए होंगे कि जब हम टारगेट ऑफ टाइम होता है तब हम विल शैल का प्रयोग के बाद हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हैव और V3 का प्रयोग हुआ, इसमें भी हम क्या देखें, हैव प्लस V3 का प्रयोग हुआ। हम समझ गए होंगे कि जब टारगेट ऑफ टाइम होगा तो हमारा सेंटेंस इस तरह से बनते हैं, जैसे आवर कंट्री विल हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन बाय 2050, यानी हमारा देश 2050 तक विकसित राष्ट्र हो चुका होगा। अगले सोमवार तक मैं आपसे मिल चुका हूँगा, इसमें भी टाइम पीरियड है। बाय नेक्स्ट मंडे आई शैल हैव मेट टू यू, यानी मैं आने वाले सोमवार तक आपसे मिल चुका हूँगा। तो हम समझ गए होंगे कि जब टारगेट ऑफ टाइम होता है तो हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर समझ गए हो तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के बताएं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम सब 2023 तक सफल हो चुके होंगे। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, वी ऑल शैल हैव बीन सक्सीडेड बाय 2023, यानी
हम सब 2023 तक सफल हो चुके होंगे। इसमें भी हमको क्या देखने को मिला, टारगेट ऑफ टाइम। तो टारगेट ऑफ टाइम है, इसलिए V+3, लेकिन क्या है, ये चुके होंगे यानी फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसमें एक बात नोट कर लीजिए कि टिल का प्रयोग हम ना करके बाय का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ वर्तमान में तो है नहीं, भविष्य में होने की संभावना के बारे में बताता है बाई हमारा। लेकिन जो टिल होता है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी रहने की संभावना जब होती है, तब हम टिल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट रूल बताएं। दोस्तों नेक्स्ट रूल है 8। जब किसी वाक्य में प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, यानी जब किसी प्लान किया गया हुआ फ्यूचर एक्शन है, यानी किसी वाक्य में जिसके वाक्य में भाव ये स्पष्ट होता है कि उसका कोई प्लान या कोई फ्यूचर एक्शन जो है होता तो फ्यूचर एक्शन है, लेकिन कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दोस्तों हमारे कॉलेज जुलाई महीने में खुलेंगे, तो दोस्तों ये सच होता है कि हमारे कॉलेज जुलाई महीने में ही खुलते हैं, तो एक्शन क्या है, इसका फ्यूचर है, लेकिन ये क्या है, प्लान्ड फ्यूचर है। तो इसलिए हम इसको फ्यूचर टेंस में ना बना करके इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें हम देखे हैं कि मेन वर्ब में यस या यस लगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि मेन वर्ब में जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो हमारा मेन वर्ब में एस या एस लग जाता है यदि वाक्य असर्टिव का पॉजिटिव है तो। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी हमारे कॉलेज खुलते हैं कब, मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई के महीने में। अगर हम यही वाक्य को आवर कॉलेज विल ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो कहने को तो है कि हम बना तो दिए इसको फ्यूचर देख के, लेकिन ये वाक्य हम जब इस तरह से बनाएंगे तो क्या हो जाते हैं, हमारे एग्जाम पर्पज से ये वाक्य गलत हो जाते हैं और ये वाक्य सही रहता है। अक्सर यही गलती होती है कि हमको वह सेंटेंस देखने में तो सही लगता है, लेकिन क्या होता है कि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होने के कारण इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, जबकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ओपन्स ना करके विल ओपन कर देता है, जिससे वाक्य गलत हो जाते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इस तरह से वाक्य क्या होगा कि आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि वह प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, इसलिए हम वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। दूसरा वाक्य है यदि टेंस, दूसरा वाक्य नहीं, दूसरा रूल्स है, यदि टेंस नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाला होता है, यदि टेंस नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाला होता है, यानी तुरंत कोई होगा तुरंत, लेकिन थोड़ा फ्यूचर में होगा, तो इस तरह से वाक्य प्लान्ड और अरेंज एक्शन है। तो यानी ऐसे वाक्य प्लान्ड और अरेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वे कल दिल्ली जाएंगे, तो क्या है, वे कल दिल्ली जाएंगे, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी देखने को तो है कि हम फ्यूचर का है, यानी कल दिल्ली जाएंगे, लेकिन नियर है, यानी जब नियर एक्शन में फ्यूचर जब क्या होता है, जब टेंस नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाला होता है तो प्लान्ड या अरेंज एक्शन दिखता है इसमें, जिसमें प्लान होता है कि उसको वो जाने वाला है, तो नहीं उसका प्लानिंग होगी जाने की, एक्शन होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो क्या है, दे आर गोइंग टू
दिल्ली टुमारो, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, दे विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो वाक्य देखने में तो सही लगता है, वाक्य देखने में तो सही लगता है, लेकिन एग्जाम पर्पज से ये वाक्य गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि इस वाक्य में नियर फ्यूचर एक्शन होता है, जिसके वजह से हमको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, और हमको इसको प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में मतलब नहीं बनाना होता है। इसलिए ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला हमारा सही रहता है, जबकि ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। हम इस पूरे सेंटेंस को दोनों प्रकार के, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है, जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे वहाँ पर बताएंगे कि जो इस वाक्यों को हम दोबारा बताएंगे, या इस जो मतलब रूल है, ये रूल को हम दोबारा वहाँ पर फिर से बताएंगे और विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। और जैसे कि हम समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य में प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होता है तो हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और जब उसी में जब नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाला कार्य होता है, इसमें क्या है, प्लान्ड होता है कि हाँ जुलाई महीने में तो ये तो प्लान होता है कि सारे स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, तो जुलाई मंथ से शुरू होता है। हालांकि अब तो अप्रैल से शुरू हो गया, लेकिन तब जुलाई महीने से शुरू होता था। लेकिन अब तो ये क्या है, एक प्लान है, और इसमें क्या है, होता तो इसमें प्लान है, लेकिन नज़दीक में संपन्न होने वाला होता है कि वह कल दिल्ली जाएगा, यानी कल ही दिल्ली जाएगा, तो कल उसका एक तरह से हो गया प्लान, मतलब प्लान्ड एक्शन हो गया। और दूसरी तरफ है कि नियर फ्यूचर एक्शन संपन्न होने वाला होता है, यानी जो ये कार्य संपन्न होने वाला होता है नियर फ्यूचर में होने वाला होता है। इसलिए हम ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ये नहीं समझे हैं तो दोस्तों जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब इसको एक बार फिर से विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों हम सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर जो लोग अभी तक दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, क्योंकि जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आप नोटिफिकेशन उसको आपको टाइमली मिलती रहे। और उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर।